अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर आप पहले तो ये बताइए कि आखिर आप लोग जो हैं वो यूएई को मिसाइल्स क्यों दे रहे हैं? सच्चा जवाब दूं या जी झूठा? नहीं सर, सच्चा, आप हमेशा सच बोलते हैं। तो मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी है, ये मेरे देश की मर्जी है। वेरी सिंपल। हम किसी से किसी को पूछ कर नहीं देते। हम नेटो कंट्री नहीं है, हम यूएस के प्यादे नहीं है, हम किसी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम क्या करें, और हमारी मर्जी के ऊपर सिवाय आरजू काजमी के और कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि यस, हम अपनी आकाश मिसाइल, अगर कल एक अच्छे कस्टमर के तौर पर पाकिस्तान भी आएगा तो हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। एक अच्छे कस्टमर की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह। कोई भी मांगेगा, जिसको भी हम देना चाहे हम जरूर देंगे, लेकिन एक अच्छी सिचुएशन में देंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल सर, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि यूएई को क्या ज़रूरत पड़ गई मिसाइल्स लेने की? इसलिए कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इनको तो हम समझते हैं कि ये किसी से लड़ते वड़ते नहीं है। तो क्या आपके ख्याल से इन्हें ज़रूरत है मिसाइल्स की? बड़ा सिंपल मान है, ये उसकी मर्जी कि वो क्यों लेना चाहता है। ये उसकी नहीं, मर्जी उन्हें है। उन्हें कोई खतरा लग रहा है सर आपके मैं ख्याल से मैं उन्हें? मैं हाँ, मैं लेकिन फिर भी अगर बड़े सही शब्दों में बांधा जाए तो वो उनकी मर्जी है। उन्होंने अपनी थ्रेट एवेल्युएशन करी होगी, जो भी किया होगा। अब आती है बात, आप और मैं कैसे इस बात को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। बड़ा सीधा टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें, ईरान ने क्या बोला था? ईरान ने बोला था कि अगर मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इस लड़ाई में नहीं आई तो वी विल बॉम्ब देम। आई होप ये बात क्लैरिटी से आपको भी पता है हम्म। कि उन्होंने बोला था। दैट मीन्स एक कोई थ्रेट इस तरह की जरूर हो सकती है। दूसरी बात, चाहे कौन किसके फेवर में है या नहीं है, अगर थ्योरी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से जाए तो ये भी माना जाता है कि इसराइल के जो नंबर 1 दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं है, सो कॉल्ड मुस्लिम ब्लॉक भी है, कि उसको खतरा हमेशा वहां से भी है। और अगर जिसके खिलाफ खतरा है तो इसराइल की ये फितरत रही है कि जहां खतरा है वो किसी से पूछ के स्ट्राइक नहीं करता। इवन यूएस बोलता रहता है नहीं रुक जाइए, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया, लेकिन करता वो वही है जो उसे करना होता है। देखिए, इस समय वर्ल्ड में एक बहुत अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है। कौन कब किसका दुश्मन बन जाए वो पता नहीं चलता। आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब बड़ा लाइव एग्जांपल लीजिए, चलिए छोड़ते हैं सारी बात। गाजा में आपको क्या लग रहा है इसराइल पैसे नहीं देता था, या अभी भी देता नहीं है? हजारों करोड़ों रुपया आज भी गाजा में इसराइल देता है कि वहां के लोग मेंटेन हो पाए। ये लड़ाई चल रही है। आपको क्या लगता है मेरे और चाइना के बीच में, भारत चाइना के बीच में इतना सो कॉल्ड हवा बना हुआ है कि लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी? आपको क्या लगता है ट्रेड चल नहीं रहा? चलिए छोड़ दीजिए। यूएस जैसी अपने आप की वो सेल्फ स्टाइल्ड, अपने आप को सुपर पावर बोलने वाली कंट्री, और सुपर इकोनॉमिक पावर बोलने वाली चाइना अपने आप को, आपको क्या लग रहा है इनके बीच में डिफरेंसेस के बाद क्या ट्रेड बंद हो रखा है? लड़ाई कम है? इनकी लड़ाई कम नहीं है, इनकी भी लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, लड़ाई को सिर्फ आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली लड़ाई मत समझिएगा। यहाँ पर दुनिया में जो नए ट्रेंड की लड़ाई चली है और वो आगे भी चलेगी, हो सकता है आपके साथ भी, मेरे साथ भी, वो है इकोनॉमिक वॉरफेयर। बिल्कुल। दुनिया रियलाइज कर रही है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर से बड़ा कोई वॉरफेयर नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब का डेटरेंस है, हाइड्रोजन बॉम्ब का डेटरेंस है, पता नहीं F-16 का, F-35 का, B-2 बॉम्बर का, ये सब डेटरेंस है, अटैक है। लेकिन जो लड़ाई असली है वो इकोनॉमी की है। अगर मैंने आपको, आपने किसी को, चाइना ने पाकिस्तान को चाइना ने, यूएस ने चाइना को, चाइना ने ताइवान को, कोई कंट्री आपस में ले लीजिए, लड़ाई चल रही है सिर्फ इकोनॉमी की वजह से। अगर आज की तारीख में यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है देखते हुए कि रशिया के खिलाफ, इसलिए थोड़ी ना कर रहा है कि यूक्रेन जाकर रशिया के जमीन को कब्जा कर लेगा। वो लड़ाई कर रहा है इकोनॉमी की, कि रशिया की इकोनॉमी डाउन होगी, उसका खर्चा होगा, बाकी सब प्यादा उसने बना रखा है इस समय यूक्रेन को। बहुत ज्यादा बड़ी बात अगर देखें तो इस समय जियोपॉलिटिकली हर कंट्री अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग बनाना चाहता है, अपनी आर्मी को एग्रेसिवली डिफेंसिव बनाना चाहता है, कि उसके पास ताकत है
कि वो अपने विल को, अपनी प्रोटेक्शन को अपनी जमीन में नहीं, अपनी जमीन से बाहर अपने आप को प्रोजेक्ट कर कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। आई थिंक इस्लामिक कंट्रीज में और स्पेशली गल्फ कंट्रीज में ये फीलिंग आती चली जा रही है कि आज नहीं तो कल, कभी भी किसी भी समय किसी तरह की जो लड़ाई की जो चपेट में है वो ना आ जाए। एंड आई थिंक न्यू वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलता चला आ रहा है। एंड एक हक बनता है गल्फ कंट्रीज को, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, कि उन्हें दिख रहा है कि हमें अपने आप को एक प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। अटैक होने के बाद थोड़ी ना प्रोटेक्ट करोगे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया था? जब बनाया था कंसेप्ट के तौर पर, ये सोच के बनाया था कि चलिए जी हमने बना लिया तो आज के बाद इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अब हम न्यूक्लियर हो गए। कंसेप्ट भी यही था पूरी दुनिया में। लेकिन हो क्या रहा है, वो कुछ और रहा है। आई थिंक यूएई स्मार्ट, मॉडर्न उनके प्रिंस हैं जो अपने आप में सलाम जो है वो देखते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। एक अच्छा आकलन करा जाए, इस तरह की प्रोटेक्टिव, आकाश इज अ प्रोटेक्टिव डिफेंस सिस्टम लेना अच्छी बात। सर चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, सबके सब ईरान से क्यों इतने डर रहे हैं? ईरान से क्यों इनको इतनी घबराहट हो रही है आपके ख्याल से? क्या वैसे तो देखा जाए तो ईरान काफी हमें तो कमजोर कंट्री लगता है कि इतने सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, इतना पैसा भी नहीं है, ऑयल भी नहीं वो अपना बेच पा रहे, तो फिर ईरान से सब डर क्यों रहे? इकोनॉमी उसकी वीक कर रखी है यूएस ने, मैं मान सकता हूँ, बट अपने आप में डर इस बात का है कि ईरान के पास एक ऐसा जखीरा है मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, और एक इच्छा शक्ति है कि वो अपनी इच्छा शक्ति को दूसरी कंट्री में, चाहे वो दूसरी कंट्री यूएस हो और इजराइल हो, लेकिन वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने में घबराता नहीं है, डरता नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी कि वो बेवकूफी इस तरह की कर सकता है कि वो अपने उस सिस्टम्स को दूसरी कंट्री के ऊपर अटैकिंग मोड में ले आए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में दो ही कंट्रीज हैं जिनके खिलाफ इस तरह की बात करी जाती है कि उनको न्यूक्लियर नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि उन दोनों में एक वो इच्छा शक्ति है कि वो इस तरह का टफ डिसीजन ले सकते हैं कि चलिए जी सवेरे उठे, किम जोंग ने बोला लेट अस बॉम्ब यूएस, वो फिर उसके बाद कोई लॉजिक नहीं आएगा। सेम गोज फॉर ईरान। ईरान नोज इट कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपने आप में जब बोलते हैं ना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कितने, ये जो आपके डोले होते हैं ना, ये डोले कितने मोटे होंगे तभी आप तगड़े माने जाओगे। मेरे सामने आप तगड़े हो सकते हो, आपके सामने कोई और तगड़ा हो सकता है। तो ये जो डोले की ताकत है, ये इस समय मैं मानता हूँ ईरान में जरूर है। ऐसा नहीं है कि वो एक कोई वो गाजा की तरह 2 मिनट में उसको फिनिश कर दे, उसका एयरक्राफ्ट कम है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो उसको एक इकोनॉमिक गेन भी है कि चाइना शायद उसके साथ खड़ा हो जाए, रशिया भी उसको अपने वेपन सिस्टम ऑफर कर दे, कभी वो ऑफर कर देते हैं, कभी वो बिल्कुल मना कर देते हैं। ये सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, ईरान इज गॉट दैट पोटेंशियल, उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कहीं भी अपनी विल को, अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने से शायद कतराएगा नहीं, और इस तरीके का डिसीजन वो ले सकता है कि चलिए आज मुझे यूएस को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो मैं उनके गल्फ कंट्रीज के बेसिस के ऊपर अटैक करूँ, और वहां शुरू होती है एक नई तरह की लड़ाई जो आपने भी थोड़े दिन पहले भी देखी थी कि जिसके वजह से पीस उनके बीच में आ गई। अदरवाइज उन्होंने जो यूएस के अटैक करे थे बेसिस, उस कंट्रीज, वो कंट्रीज अपना सोवरेनिटी राइट्स मांग रही थी कि हम कर सकते हैं, करा नहीं, वो एक अलग बात। तो सर आप लोग भी कहीं अमेरिका जैसे अपने हथियार और अपने मिसाइल्स और वेपन सेल करने में जो है लगा रहता है, कि आप भी उसी रेस में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं कि अब आप यूएई को और दूसरी गल्फ कंट्री को जो आप लोग वेपन्स या मिसाइल्स प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं उसकी ऑफर कर रहे हैं? ओ यस, आपके सवाल का अगर बड़ा अच्छा आंसर देने की कोशिश करूं तो हम कंट्री वाइज चलते हैं। इंडिया हमेशा कंट्री वाइज चलता है, हम ये ओपन सेल नहीं कर रहे, ये हमारी क्लोज सेल है। यूएई के साथ हम क्यों करना चाहेंगे? यूएई के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड और बिजनेस का जो लेवल है वो काफी अच्छा है, एक हिस्ट्री है हमारे उनके बीच में रिलायबिलिटी की, हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत तगड़ा है। हम अपने आप में यूएई को गल्फ कंट्रीज में और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में एक ऐसा अपना साथी पाते हैं जो जनरली हमारे फेवर में खड़ा रहा है। क्रिटिसाइज करना अलग बात है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ दिखा है और रहा है।
ज्यादा बड़ी बात यह कि पॉलिटिकली ऑल्सो उनके क्राउन प्रिंस और हमारे बीच में रिलेशन अच्छे हैं। सबसे जो ड्रामेटिक बात अब आई है कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भी इंक्लिनेशन दिखाया है और हमने भी दिखाई है कि यस, हमारे बीच में डिफेंस से रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक डिफेंस से रिलेटेड हमारे रिलेशंस में एक बड़ा, हमारे बीच में एक नया मोड़ आया है जिसको मैं कहूंगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उस वजह से आप पाएंगे कि हमारे जो डिफेंसिव मेजर्स हैं और जो इक्विपमेंट है उनके साथ हम क्यों शेयर कर रहे हैं। हम अब तक उनके साथ कुछ रिसेंटली एक्सरसाइज कर रहे थे। वो एक्सरसाइज कौन सी थी? डिफेंस इकोनॉमिक इकोसिस्टम की वजह से जो दुनिया में इकोसिस्टम इस समय चल रहा है उसमें हम उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। दैट मीन्स उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही है इंडिया के साथ। जहां मैं अगर आपको एक बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, I think I had noted it down somewhere. Oh yes, that is another level of it. हम उनके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि आप और हम मिलकर अपनी सिक्योरिटी नीड से रिलेटेड वेपन सिस्टम्स बनाए और उनको बिजनेस के तौर पर एज ट्रेड भी कर पाए। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम उनके साथ काफी सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वो भी एक हमारे लिए बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम उनके साथ कर रहे हैं। ये कुछ दिनों से धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है हमारे बीच में। हम उनके साथ को प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पर भी हमें जरूरत है। एनर्जी रिलेटेड हमारे उनके जो नीड्स हैं और आपस का जो विन विन सिचुएशन है वो हमारे लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एक और है कि एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी उनकी और हमारी काफी अच्छी जॉइंट कॉर्पोरेशन है। और जब ये सारी चीज होती है तो वहां से निकल कर आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। और अगर वहां पार्टनरशिप करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप ज्यादा दूर तक जाती है। दैट इज द रीजन कि यूएई और भारत इस समय अपने आप को क्लोजर पा रहा है। सर, जिस तरह से ईरान को बार बार रोका जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से और बात की जा रही है, सऊदी अरब कहता है जी अगर ईरान ने बनाए तो हम भी बनाएंगे, तो आपको लगता है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम तो नहीं रुकेंगे, ईरान ने साफ इनकार कर दिया है सब अटैक के बाद भी, आपको लगता है ईरान बना लेगा और उसके बाद बाकी गल्फ कंट्रीज भी इसी तरफ चल पड़ेंगी? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश की तरफ आप बढ़ना शुरू करते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये आपके मेरे पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी सी सही है। ईरान इस वेपन सिस्टम को जरूर बनाएगा। ये एग्जैक्टली मतलब आप अपने लिए बुरा मत मानिएगा, ये एग्जैक्टली भुट्टो वाला नारा है, घास खा लेंगे लेकिन हम ये वेपन बनाएंगे। क्योंकि उन्होंने ठान ली थी, उन्होंने अपनी कंट्री को एक वो स्लोगन दे दिया कि इकोनॉमिक, नो इकोनॉमिक, ये वो सब छोड़ दो, घास खाओ, लेकिन हम इस वेपन सिस्टम को बना कर। लेकिन सर अगर, सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन अगर अमेरिका परमिशन ना देता उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी, तो भुट्टो साहब हो या कोई भी हो, पाकिस्तान बना तो नहीं सकता था। इसका मतलब अमेरिका की सपोर्ट है और यही सपोर्ट फिर ईरान के पास भी होगी अगर ईरान ने बनाया। एब्सोल्युटली करेक्ट। इस समय आप देख रहे हैं, आपने अगर जैसा बोला, मैं मानता हूं इस बात को, वर्ल्ड में ऐसा समझा जाता है। अगर यूएस आजकल 10, 50, 100 बार अपना B2 बॉम्बर लगाकर भी मना कर रहा है, वो तो बना रहा है। दैट मीन्स बड़ी से। और एक बाय द वे आप एक बात बताइएगा, आपको नहीं पता, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जितना इनका न्यूक्लियर जो पावर रिलेटेड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो भाई सब यूएस ने ही एक्सपोर्ट किया है। अब उसको आप वेपन ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये आपकी काबिलियत है। सो ऐसा नहीं है कि यूएस इसके पीछे नहीं है, बट ज्यादा वो है कि आप ईरान के केस में स्पेसिफिक देख रहे हैं, यूएस स्ट्राइक कर रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप फिर से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है वो जो 400 किलो अपग्रेडेड यूरेनियम है आप उसको 600 पर ले जाएंगे, 800 पर ले जाएंगे, जो भी करें आप लगे रहेंगे। हो सकता है एक स्ट्राइक और हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा जो मीनिंगफुल बात होती है कि यूएस इज हेल बेंट कि यस, ये वाला वेपन सिस्टम मेरे अगेंस्ट ही बन रहा है और ईरान इस पर जरूर इस्तेमाल करेगा, यूएस पर और इजराइल पर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूं कि अगर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को अलाउ किया, उस समय उनकी एक अलग मजबूरी थी, क्योंकि उन दिनों में वो रशिया को अफगानिस्तान में काउंटर करना चाहता था और उस दौरान उसके पास पाकिस्तान था। जैसे
उसी बिल्कुल उसी चीज को अब आप लगा लीजिए। ईरान को अगर किसी भी तरह से मिलिटरली इन्वेजन करना है, इन्वेड करना है, तो यूएस के पास सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि एक लैंड आपका और उनका बॉर्डर करता है। इसलिए आपने देखा कि आपको लंच भी खिला दिया, आपको ये भी कर दिया, आपको वो भी कर दिया, आप खुश भी हो गए। उसके बाद उसने कह दिया लीजिए इंडिया आप भी खुश हो जाइए, मैं टीआरएफ को बैन कर दे रहा हूँ। तो ये बैलेंसिंग एक्ट यूएस का पुराना है। आप अपने वाले को आप लंच पर खुश हो जाते हो, मैं टीआरएफ पर खुश हो जाता हूँ कि यस हमने सब कुछ जीत लिया। बट बेसिकली आपने जो कहा है कि यूएस कहीं ना कहीं वो या उसका डीप स्टेट हमेशा काम करता है कंट्रीज के रिलेशंस में, जिसको मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का बढ़ना घटना दाएं बाएं जाना, उसमें एक यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। सर वैसे लंच आप लोगों को बहुत बुरा लगा है, नहीं? नहीं नहीं, लंच का मतलब होता है लंच। अगर मेरे को बुरा और अच्छा लगा होता तो आप बताइए, मैं तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि शाहीन 3 का क्या हाल हुआ। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करना है कि आपकी मिसाइल रास्ते में कहीं गिर गई और वो भी एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास गिर गई, कुछ भी हो सकता था क्योंकि आर्म्ड है, तो मैं तो आपको वो भी सेलिब्रेट कर देता। लेकिन आइडिया सेलिब्रेशन का नहीं है। लंच का मतलब ये था कि आपने सडनली देखा कि ये वही यूएस है जो काफी दिनों से आपको गोद में नहीं ले रहा था, आपको गोद से हटा रखा था, पैसे नहीं दे रहा था, आपके सैंक्शंस चल रहे थे, आपको एफएटीएफ से रिलेटेड भी कंप्लेंट थी, सब कुछ था। बट अपने आप में जब लंच का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस एक कंट्री ने, लंच इज ओनली अ मोहरा, वो एक सिर्फ मोहरा है कि लंच के द्वारा एक कन्वे किया गया यूएस को ने कि अगर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही चलती है तो अब हम आर्मी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। क्यों? ये रातों रात ऐसा क्या हो गया? मुनीर के चेहरे पे ऐसा कौन सा नूर देखा ट्रंप ने कि उसे लगा कि चलिए जी मैं अपने व्हाइट हाउस के बेडरूम में ले जाकर उसे खाना खिला सकता हूँ। आई एम पुटिंग इट ऑन द रॉन्ग साइड बट इट इज डेलिबरेट। आप समझिए बात, क्योंकि उसकी कुछ जो एम थे, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो मीट हो रहे थे। और टॉप ऑब्जेक्टिव है कि अगर ईरान के खिलाफ कभी भी कुछ करना पड़ा, पाकिस्तान को साथ लेने में आसानी है, स्ट्रेटेजिक विन है, वगैरह वगैरह। उसे ये भी मालूम है इस समय पाकिस्तान को हर तरह का सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट चाइना ने दे दिया तो मैं रह जाऊंगा, दैट मींस यूएस रह जाएगा। इस समय लड़ाई आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान से थोड़ी ना किसी की लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है चाइना और यूएस की। मोहरा बने हुए हो आप, सीधी बात है। वो नहीं चाहता तो आप इधर को जाएं, आप उधर को जाएं। आप बताइए आप क्यों नहीं ले रहे वो सो कॉल्ड J-35, क्यों नहीं लेने दे रहा? वो आपको अभी भी कुछ ऑफर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जो भी है। लेकिन जब आपने लंच की बात करी, ये हमारी दुखती रग नहीं है, हम इसे खिल्ली के तौर पर उड़ाते हैं कि एक लंच में मुनीर अगर बिक गया, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रैटेजिक तौर पर डिप्लोमेसी में ये बिकने वाली बातें नहीं होती। उसमें क्या हुआ होगा आपको मालूम है, एक के भाई ईरान के खिलाफ हम आएंगे, उसने कहा होगा हाँ या ना, जो भी कहा होगा, वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी। उसने बोला होगा मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ ट्रेड करेगा, बिटकॉइन का ट्रेड करेगा, ये आपके यहाँ भी पता है, हमारे यहाँ भी पता है, तो वहां पर भी है। तीसरी बात, वी विल सी टू इट कि अगर आपको इस समय आईएमएफ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, हम सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है उसमें यूएस का 17% हाँ है, बाकी सारी कंट्रीज का मिलाकर 83-84% है, इनका 15 से 16%। इसके बिना आपको मिल ही नहीं सकता अगर ये 15%। तो ओवरऑल अगर आप देखें, लंच इज नॉट लंच, उसमें आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये हम हमारे बीच में एक सिर्फ बोलने का तरीका है। डेफिनेटली सर, कोई ना कोई बात तो हुई होगी लंच पे बुलाकर जो है अपनी कोई ना कोई डिमांड या कुछ अमेरिका ने सामने रखा होगा। लेकिन बहरहाल ये जिक्र तो सर होगा लंच का बार बार, क्योंकि आप लोग जो है वो भूलेंगे नहीं, चाहे हम बात करें या चाहे हम टीवी पे बात करें, लंच का ताना तो हमें मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ भी पूछ लिया। आई एग्री, इट इज नॉट अ ताना एक्चुअली, ये एक टर्निंग पॉइंट। क्योंकि देखो हम लोग आपकी खिल्ली इसलिए उड़ा रहे हैं, चलो प्राइम मिनिस्टर को बुला के लंच करते अच्छी बात थी, प्रेसिडेंट को बुला के करते अच्छी थी, डिफेंस मिनिस्टर को बुला के करती थी, आपने एक आर्मी चीफ को बुला लिया, उसके साथ में भी जो दूसरा बंदा बैठा था वो बाहर ही बैठा रह गया। ये हमारे तो न्यूज नहीं है, ये तो यूएस की न्यूज है। व्हाई वाज मुनीर फॉर 4 days इन यूएस? क्या कर रहे थे 4 दिन आप वॉशिंगटन में? आप बता दीजिए। अगर आप लंच पर भी इन्वाइट, और एक बात बताइए, पहले 2 दिन में तो लंच की बात चली नहीं थी,
एकदम सडनली हालांकि मैं मानता हूँ कि डिप्लोमेटिकली वो बात पहले भी चली होगी, लेकिन पब्लिक में आपका अनाउंस था कि वो अपने जो आपका पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो उससे मिलने गए, उसके बीच में ये लंच आ गया। आई नो, मतलब ऐसा होता है। यूएस से ज्यादा प्रो और कौन हो सकता है कि देखा हो। देखो मैंने तो आपके शो में एक बार, आपके शो में नहीं, आप उस शो में थी, मैंने ये भी बोला कि जनरली हुआ क्या होगा, ट्रम्प ने बोला होगा अपने एडवाइजर को, चलिए जी ये कौन आए हुए हैं, बोले सर ये मुनीर साहब हैं, ये आए हुए हैं। बोले क्यों आए हुए हैं, 3 दिन से घूम रहे हैं। बोले सर पता नहीं क्या है क्या नहीं। बोले नहीं वैसे पाकिस्तान की क्या हालत है। बोले सर वहां तो बड़ी महंगाई है, भुखमरी है। अच्छा चलो एक काम करो, उसे लंच पे बुला, लेट अस ऑफर हिम लंच। तो हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने के सिर्फ तरीके होते हैं, इसमें जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। द मीनिंग इज ओनली एंड वन, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ यूएस, कि जहां वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ, जहां वो पाकिस्तान को रोक सकता है चाइना के खिलाफ, कि ये चाइना का जो आपका बढ़ता प्यार है वो शायद यूएस के फेवर में नहीं है। सो ओवरऑल अगर, और ऑफ कोर्स उसके अपने बेटे का एक बिजनेस इंटरेस्ट भी है। देखिए हर आदमी अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। बिटकॉइन उसे मालूम है कि आपके लिए सबसे आसान है, सबसे यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर जिस तरीके से टेररिज्म जो आप ही कहते हैं है, वहां पर जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी फंडिंग है, बिटकॉइन में सबसे आसानी से हो सकती है, कोई ट्रैकिंग नहीं हो सकती। तो आप उसके लिए सबसे बड़े कस्टमर हो सकते हैं। और अगर वो अपने बेटे के लिए ये कर रहा है, क्या बुराई है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यूएस ने आज तक किसी कंट्री का भला नहीं किया। बिल्कुल ऐसा है, ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं। बिल्कुल सर, और ये बात समझ के ही पाकिस्तान को आगे अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। शुक्रिया बहुत सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।